नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि 13 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी सीएचएसएल के लिए। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट ओलंपिक मेडल विनर ऑफ श्रीलंका। ये आज किसी शिफ्ट में आया था, वहीं से मैंने वो क्वेश्चन ले लिया है। अब यहाँ पर श्रीलंका के बारे में पूछा गया है। आगे चल के आपका सीजीएल का भी एग्ज़ाम है, तो मैं आपको बता दूं, हर जगह सारे एक्सपेक्ट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है डंकन वाइट। आप इसको जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। डंकन वाइट है, जो कि श्रीलंका के लिए पहला मेडल जीते हैं, माफ कीजिएगा, पहला मेडल जीते हैं। अब कौन सा मेडल जीते हैं, किसमें जीते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। रेस करा करते थे, यहां पर देखते हैं। तो श्रीलंका है यहां पर। श्रीलंका ने 1948 से पार्टिसिपेट करना शुरू किया है समर ओलंपिक में। विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करा है इसने, ठीक है। और इसने 2 मेडल अभी तक जीते हैं और दोनों के दोनों सिल्वर हैं। कौन से जीते हैं, तो डंकन वाइट ने लंदन ओलंपिक, पहले ओलंपिक में ही इनको जिता दिया था सिल्वर मेडल। किसमें, रेस में। एथलेटिक्स खेला करते हैं, रेस 400 मीटर की हर्डल रेस है। और दूसरे हैं सुसंतिका जय सिंघे। इन्होंने सिडनी 2000 में इनको जिताया है सिल्वर मेडल। और ये भी क्या किया करते थे, 200 मीटर की रेस किया करते थे। समझ गए। चलिए, अब यहां पर मैंने और दूसरे पड़ोसियों को ले लिया है, जैसे कि पाकिस्तान। पाकिस्तान टोटल 10 मेडल जीता है, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 1948 से पार्टिसिपेट कर रहा है समर में, और विंटर में 2010 से कर रहा है। पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और यह भी पूछा जा सकता है कितने कितने मेडल, तो 4 मेडल पाकिस्तान ने जीते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेपाल ओलंपिक। नेपाल ने किस तरीके से ओलंपिक में परफॉर्म किया है, तो एक भी मेडल अभी तक उसको नहीं मिला है। 1964 से पार्टिसिपेट कर रहा है समर में, और विंटर में 2002 से पार्टिसिपेट कर रहा है। दोनों में कहीं पर भी इनको मेडल नहीं मिला है। सेम हाल बांग्लादेश का है। बांग्लादेश से समर में करता है, जहां कब से कर रहा है, तो 1984 से कर रहा है। एक भी मेडल इनको नहीं मिला है। पूछा जा सकता है ना, जब श्रीलंका तक पहुंच गया है तो फिर तो और दूसरे जो है कंट्री हमारी पड़ोसी, वो भी पूछ सकता है। तो म्यांमार की बात करें, इनका भी डब्बा गोल है अभी, और 1948 से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब से श्रीलंका और पाकिस्तान कर रहे हैं तब से ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1948 से। यहां पर बात की जाए तो चाइना, अब इनकी मत पूछिए, ये तो बहुत टॉप में रहे हैं। अब इस बार भी सेकंड नंबर पर ये रहे हैं, 31 इनको गोल्ड मिले हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये करते हैं। तो 696 इनको टोटल मेडल्स मिले हुए हैं। पार्टिसिपेट 1952 से किया है, सोच लीजिए, इतनी बात से कर रहे हैं और इतने तगड़े मेडल्स। चलिए कोई बात नहीं। विंटर भी इन्होंने 1980 से पार्टिसिपेट किया है, और मेडल तो बहुत तगड़े लिए हैं इन्होंने। भूटान की बात कर लेते हैं, तो भूटान का भी डब्बा गोल है। 1984 से इन्होंने पार्टिसिपेट किया है समर ओलंपिक में। सारी एक्सपेक्ट्स हमने जान लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको सारी चीज आसपास की जान लेनी होती है। चलिए बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम। देखिए, रोम हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी, जो हमारे पे कंप्यूटर में पढ़ के ऑलरेडी आती है। तो एक होती है रोम और एक होती है रैम। तो रोम की यहां बात हो रही है। तो रोम क्या है, रोम की फुल फॉर्म है यहां पर रीड ओनली मेमोरी, और पी यहां पर जुड़ गया है तो इसका हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है। अब इसके आसपास की सारी बात जानते हैं। देखिए, मेमोरी हमारी 2 टाइप की है, रैम और रोम। रैम दो पार्ट में कटी हुई है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम, ठीक है। और रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है। पी रोम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम इसका एक पार्ट है। तो ये क्या होगा, ये होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम हो गया, तो इसकी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है आपको, खुद म खुद याद होती चली जाएंगी चीजें। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया विद अ हाइट ऑफ 1400
93 फीट। तो मतलब भारत देश का सबसे लंबा है, सबसे टॉलेस्ट है, उसको बताना है कि कौन सा वाटरफॉल है। तो आंसर हो जाएगा कुंचिकल फॉल, जो कि कर्नाटक में है। ये सबसे भारत का लंबा है। और भी तो होंगे, उनकी लिस्ट भी देखो, यहाँ पर मैंने दे रखी है। मेघालय का एक है जो दूसरे नंबर में है, 1120, आई थिंक 11 इस लिस्ट में दूसरे नंबर में है जितना मैंने पढ़ा है। नोकली कई फॉल ये है मेघालय का। और मेघालय का एक और है नो सिंग थियांग फॉल। और तीसरा गोवा का मैंने एक लिया हुआ है दूध सागर फॉल, मेघालय का है। काइनेरम फॉल केरला का एक है। मीन मुट्टी फॉल, ये सीक्वेंस में लगा रखे हैं उनकी हाइट से, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी हाइट से मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे। तमिलनाडु की बात करें तो तलायार इनकी एक फॉल का नाम है, वो तमिलनाडु में अवेलेबल है। कर्नाटक की बात करें तो बरकाना फॉल, एक कर्नाटक का जोंग फॉल भी है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है जोंग फॉल किस स्टेट में है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। उड़ीसा की बात करें तो कंदाधर फॉल, और मिजोरम की बात करें वंतावंग फॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है, एक क्वेश्चन आए तो उसके आसपास सब कुछ जान लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च की है, जो कि आपको रिवीजन बेहतरीन करा देगी एसएससी का कोई भी लेवल का एग्जाम हो। इसमें हमने स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। विच ईयर डिड यूनेस्को इंक्लूड योगा इन इट्स टेंजेबल इनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? आंसर हो जाएगा योगा को 2016 में इंक्लूड किया है यूनेस्को ने अपने कल्चरल लिस्ट हेरिटेज लिस्ट में। अब कब से ये दे कब से रहा है, यूनेस्को ने कब से स्टार्ट किया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट देना? आंसर हो जाएगा 2008 से। 2008 में किसको दिया था? वैदिक चैंटिंग, जो ट्रेडिशन वैदिक चैंटिंग है, उसको पहला दिया था 2008 में भारत का। और आखिरी में दिया है कुंभ मेला 2017 में। योगा को आप देख सकते हैं 2016 में दिया है। और भी अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो कुटियट्टम संस्कृत थिएटर है, 2008 में दिया गया है, एक एग्जाम में ये भी पूछा गया है। रामलीला 2008 में ही दिया गया था। तो मतलब स्टार्टिंग में के ईयर में 3 दिए गए हैं भारत की यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ ये भी आप देख सकते हैं काल बेलिया, जो कि राजस्थान का एक सॉन्ग डांस है, 2010 में इसको दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। छऊ डांस जो कि कहाँ का है, झारखंड का है, 2010 में इसको दिया गया है हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है यूनेस्को ने। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब यहां बोल रहा है वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये कब होता है? तो देखो यहां पर वॉल्यूम को कांस्टेंट बोल रहा है तो चार्ल्स लॉ होगा। अगर आपको प्रेशर को बोल दे कि प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो क्या होगा? तो यहां पर अवोगाद्रो लॉ होगा। और बॉयल लॉ होगा जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देगा। तो इस तरीके से कांस्टेंट में आपको ये पूरा सीक्वेंस याद करना है। ठीक है, चलिए यहां पे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। विच रेफरेंस टू मेटल एंड देयर ओर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? तो यहां पर मेटल दे रखे हैं और उनके ओर दे रखे हैं, इनमें से बोल रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो आंसर यहां पर इनकरेक्ट, गोल्ड का तो काल वेराइट होता है, और एल्यूमिनियम का कायरोलाइट होता है, कोबाल्ट का स्मेलाइट होता है। ये सही है, पहला ही आंसर हमारा गलत है और यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर मैंने कुछ और लगा रखे हैं, जैसे एल्यूमिनियम कहां कहां मिलता है, तो बक्साइट में मिल जाएगा और कोयलेनाइट में भी मिल जाएगा। आयरन की बात करें हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट। कॉपर की बात करें तो कॉपर पाइराइट, मेलेकाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कपराइट और कॉपर ग्लैंस। जिंक की बात करें तो जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन, और एक है जिंसीसाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ें, अगर आपको कुछ मिल जाए एक्स्ट्रा तो आप उसके आसपास की सारी चीज ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आप खुद से ढूंढेंगे ना तो यकीन मानो आपको ज्यादा
याद होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज द ओनली इंडियन टू हैव वॉन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये इकलौते इंडियन है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन अवार्ड में, यूनाइटेड नेशन का अवार्ड जीता है ह्यूमन राइट फील्ड में। आंसर हो जाएगा बाबा आमटे। ऐसे एग्जाम्स मोस्ट फेवरेट होते हैं, जो ओनली इंडियन हो या फर्स्ट इंडियन हो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो अवार्ड है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट वाला, कब से दे रहा है? तो ये 1967 से अनाउंस किया गया था। ये आपको बात याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नॉन एज लेजी आई। तो लेजी आई किसको कहा जाता है? तो देखो यहां पर लेजी आई कहा जाता है एम बायोपिया, एम बाइलोपिया, ठीक है। और यहां पे अब बाकी जो ऑप्शन है क्या है? जो हमारा प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया बुढ़ापे के साथ साथ आपकी नजरें कमजोर होने लग जाती हैं, पास की भी और दूर की भी। तो ये है प्रेस बायोपिया, जिसमें दोनों चश्मों की जरूरत पड़ती है, कॉनकेव की भी और कॉन्वेक्स की भी। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है कि जब आपको ये दूरदृष्टि दोष होता है हिंदी में, मतलब आपको पास का सही से दिखाई नहीं दे रहा है। मायोपिया की बात करें तो ये हिंदी में निकट दृष्टि दोष होता है और इसमें आपको दूर का नहीं दिखाई देता, ठीक है। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आपको कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ती है और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं। तो प्रेस बायोपिया तो मैंने आपको बता ही दिया। एम बाइलोपिया की बात करें तो लेजी आई इसको कहते हैं। ये एक आई में डिफेक्ट कर देता है, एबनॉर्मेलिटी पैदा कर देता है, जिससे कि दिखाई देना कम हो जाता है उसमें, और ये अप्रॉक्सीमेटली 7 साल की उम्र तक जो इसका इफेक्ट है वो दिखाई दे जाता है शरीर में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत। तो कौन सी इनमें से रिवर है जो तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है, भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से? तो गोदावरी का तो नामो निशान नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये नहीं होगा। चंबल भी मध्य प्रदेश के आसपास बहती, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास बहती है, तो ये भी नहीं है। कावेरी रिवर, कावेरी रिवर का भी कोई मतलब नहीं है, तो साउथ की रिवर हो गई। आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से निकलती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। यहां पर मैंने चार्ट ही लगा रखा है, मतलब मैप लगा रखा है। चाइना के तिब्बत से निकलेगी, क्योंकि अब चाइना का ही पार्ट है वो, वहां से निकलती है। वहां पे उसको कहते क्या है? यरलुंग झांगो उसको कहते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र को। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, करने के बाद असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। और फिर जब इधर से गंगा आ रही है और गंगा मिल जाती है इनसे, तो इसके बाद इनको कहते हैं मेघना, और ये जाके बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गंगा सागर मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ मकर संक्रांति फ्रॉम 13 to 15 जनवरी एवरी ईयर इन। मतलब कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला सेलिब्रेट होता है हर साल जनवरी में, 13 से 15 जनवरी के आसपास, जनवरी में होता है। चलिए बात करते हैं गंगा। तो गंगा उत्तराखंड से निकल रही है, और उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, फिर बिहार में एंटर करती है, और फिर वेस्ट बंगाल में, और फिर बांग्लादेश में एंटर करने के बाद बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको कहते हैं पद्मा, और जब ये यहां से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र इन पे मिल गई, मिलने के बाद इनको कहेंगे मेघना, और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। यहां पर ये टूटती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी एक रिवर इससे टूटती है जिसको हुगली आई थिंक यस हुगली रिवर इसको कहते हैं। हुगली रिवर यहां से निकल रही होती है, और फिर उस वहां पर वो दामोदर के साथ मिल जाती है, ठीक है। अब मैंने यहां पर हिंदी में मेरे पास एक स्लाइड रखी थी, मैं सोच रहा हूं यहां पे आपको करा दूं। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कौन कौन से बड़े शहरों से गंगा निकलती है, यह भी पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़, कन्नौज, बिठुर,
कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, इन बड़े बड़े सिटीज से निकलती है। तो मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है। बिहार की बात करें तो भागलपुर, पटना, कटिहार। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुर्शिदाबाद, प्लासी, कोलकाता, हल्दिया और हावड़ा। इतनी बड़ी बड़ी सिटियों से निकल रही है और मैंने आपके लिए नाम यहां पर लिख दिए हैं। आगे चल के हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले, तो आपको पता तो होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, एन इंडस्ट्री इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज इकोनॉमी हुज 50% और मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस वैल्यू कम फ्रॉम द। तो बोला जा रहा है इंडस्ट्री की जो इकोनॉमी है वो 50% से ज्यादा होती है, वो कहां से आती है? तो पहले टर्सरी से आती है, बैंकिंग सेक्टर से आती है, या फिर सेकेंडरी से आती है, प्राइमरी से आती है। तो मैंने आपको ये 2-3 दिन पहले और कराया था, ये सेकेंडरी सेक्टर से 50% से ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो आता है इंडस्ट्री इकोनॉमी के लिए। तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए जो प्राइमरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल को बनाता है या तो उत्पन्न करता है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी की बात करें तो मैन्युफैक्चर, कुछ बनाना है, यूटिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बनाना हो, गैस बनानी हो, तो ये सारी चीजें किस में आती है? सेकेंडरी में आती हैं। कंस्ट्रक्शन का काम भी सेकेंडरी में आता है। टर्शरी की बात करें तो रिटेल हो गया, फाइनेंशिंग सर्विस हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, हॉस्पिटल का काम हो गया, रियल एस्टेट का काम हो गया, या आईटी का काम हो गया, ये सारे आते हैं हमारे सर्विस सेक्टर कह लो या फिर टर्शरी सेक्टर कह लो। एक होता है क्वार्टरी सेक्टर जो कि एजुकेशन है, पब्लिक सेक्टर और रिसर्च का काम होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम क्वार्टरी सेक्टर में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नॉन एज फ्रंटियर गांधी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैंने सोचा कि स्किप कर देता हूं, लेकिन मैंने सोचा करा देता हूं कि कईयों को याद नहीं रहता है। तो अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विच कलर आर रेलवे लाइन एंड टेलीफोन लाइन शो इन द टोपोग्राफिक मैप। एक रेलवे का मैप होता है, एक जो उसके अपने एम्प्लॉइज के लिए होता है, एम्प्लॉय उसको समझ जाते हैं आसानी से, नॉर्मल हम लोग जल्दी से नहीं समझ पाएंगे। तो एक टोपोग्राफिक मैप होता है, उसमें बोला जा रहा है कि रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन, इनको किस कलर में दिखाया जाता है। मैंने सारे कलर आगे लिख रखे हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो इसको ब्लैक कलर, ये ब्लू हो गया, माफ कीजिएगा, ब्लैक कलर में दिखाया जाता है। यहां पर मैंने आपके लिए सारे कलर्स लिख रखे हैं। जैसे ब्राउन कलर में क्या दिखता है? जो टोपोग्राफिक कंटोर्स है वो दिखता है, मतलब जहां से कंट्रोल वगैरह किया जा रहा है, उस जैसे कोई ऑफिस हो गया या फिर कोई ऐसी जगह हो गई जहां से कोई नाकाबंदी कर रखी है, उस जगह को ब्राउन कलर में दिखाते हैं। जैसे लेक हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, इरिगेशन डिच हो गया, और अदर हाइड्रोग्राफिक फीचर, मतलब पानी से रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं उसको ब्लू कलर में दिखा रहे हैं। रेड कलर में लैंड ग्रिड हो गया, इंपॉर्टेंट रोड्स हो गई, उनको रेड कलर में दिखाते हैं। और कोई और रोड या ट्रेल हो गया, रेल रोड हो गई, बाउंड्रीज हो गई, जो रेलवे की बाउंड्री है ना अपनी, बाउंड्री हो गई, और या फिर कोई अदर कल्चरल फीचर हो गया, वो सब हम ब्लैक कलर में दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मेजर डेवलपमेंट बाय कंबाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 3 इंडिकेटर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किन 3 फीचरों को कंबाइन करके अपनी रिपोर्ट तैयार करता है? तो आंसर हो जाएगा यहां पर हेल्थ, बिल्कुल होगा, हेल्थ तो है ही, एजुकेशन भी है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसा उनका स्टैंडर्ड चल रहा है, लोगों का कैसा स्टैंडर्ड है, ये भी ऑब्जर्व करते हैं ये लोग। ठीक है, अगर यूएनडीपी की बात की जाए तो 1956 में इसका डेवलपमेंट हुआ था, और यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इनकी फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर इनका न्यूयॉर्क में है, हेड है इनके अचीम स्टेनर। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट थिकली, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है एरिया के अकॉर्डिंग, उस एरिया में ज्यादा, तो कौन सा राज्य है? तो सबसे ज्यादा, थिकली को मैं ऐसे कह दूं अगर डेंसली, तो आप समझ जाएंगे।
डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? मैंने सब आपके लिए आगे लिखा हुआ है, यहां पर बात करते हैं। लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। हाईली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? यूपी है। हाईली डेंस स्टेट कौन सा है, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है? बिहार है। हाईली डेंस यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली है। और टोटल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 17.5% है। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रेगुलर वीडियोस को फॉलो कीजिए। आगे हम आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाने वाले हैं। धन्यवाद।